जय हिंद। आज हमें काव्य शास्त्र पढ़ना है और काव्य शास्त्र में सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु पढ़ेंगे, मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। चलिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पहले से पता होना चाहिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ कहां से होता है? तो प्रारंभ होता है प्लेटो से। कहां से प्रारंभ होता है? प्लेटो से प्रारंभ होता है। सबसे पहले काव्य शास्त्री कौन आए हैं पाश्चात्य में? प्लेटो आए हैं, लेकिन विधिवत रूप से नहीं। जो वास्तव में विधिवत रूप से आए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरस्तु, लेकिन प्लेटो से प्रारंभ मानी जाती है। आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो आपका जवाब होगा कि यह माना जाता है प्लेटो से। तो यहीं से प्रारंभ होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सिलसिला। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच इनका समय माना जाता है। तो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच इनका समय माना जाता है। तो ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जैसे हमारे यहाँ काव्य शास्त्र है, वैसे ही पश्चिम में भी काव्य शास्त्र है। पश्चिम में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और यूरोप की और कंट्रियां, ग्रीक, यूनान ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं। एशिया जो हमारा भारत है, एक भारत का काव्य शास्त्र अलग है और पूरे पश्चिम का काव्य शास्त्र अलग है। तो भारत का काव्य शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा और अलग है बिल्कुल, जिसने पूरे विश्व को सिखाया, और एक पूरे पश्चिम का अलग है। तो वही पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व होगा। तो जो काव्य शास्त्र का पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ है वो भी 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच में ही स्टार्ट हुआ होगा। तो काव्य पर पहला जो यहां पर विवेचन मिलता है, काव्य पर पहला विवेचन प्लेटो ही करते हैं। हालांकि प्लेटो काव्य शास्त्री नहीं है, हालांकि प्लेटो कवि भी नहीं है, लेकिन हां उन्होंने कवियों के लिए, काव्य के लिए कुछ नियम निर्धारित जरूर किए थे। अब ये तो है मूल बात। अब हम चलते हैं सबसे पहले प्लेटो पर। ज्यादा हमको इधर उधर की बातें अपन को करनी नहीं है। इनका ग्रंथ रिपब्लिक महत्वपूर्ण है, इसी में इनके काव्य संबंधी चर्चा मिलती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि रिपब्लिक किसका ग्रंथ है? तो रिपब्लिक ग्रंथ है प्लेटो का। अब आप जब तक प्लेटो का दर्शन नहीं समझेंगे तब तक प्लेटो समझ में नहीं आएंगे। तो अब हम प्लेटो को समझते हैं, प्लेटो का दर्शन। चलिए, अब समझते हैं हम प्लेटो भैया को। बहुत महत्वपूर्ण आदमी है ये प्लेटो, सम्मान में जी लगा देते हैं। ये कहां के हैं? यूनान, ग्रीक, एथेंस है ना, वहां के निवासी हैं, ग्रीक निवासी माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु हैं सुकरात। इनके समय की कंडीशनों पर चर्चा करते हैं। तो इनके समय की कंडीशन क्या थी? इनके समय की कंडीशन थी ये राजा है, ये प्रजा है, ये दोनों ही भोगों में लिप्त हैं। दोनों ही भोगों में लिप्त हैं, संपत्ति में लिप्त हैं, और इस राज सिंहासन के लिए बार बार युद्ध हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। मतलब अराजकता की स्थिति पैदा है। अराजकता की स्थिति राज्य में चल रही है जब अरस्तु थे, और जो राजा था वो अन्यायी प्रकार के थे। कैसे थे? अन्यायी थे। अगर भोगों में लिप्त होंगे तो सीधी सी बात है अन्यायी होंगे। मूर्ख प्रकृति के थे, मूर्ख प्रकृति के।
तो उस समय राज्य की इनके की स्थिति बड़ी दयनीय राज्य की स्थिति थी, आपस में लड़ते रहते थे। राजा अन्यायी था, अन्यायी राजा जब हो जाए तो आप समझ लो किसी को भी फांसी मृत्युदंड दे दिया जाए। राज्य के विरोध में अगर कोई बोल जाए तो उसको मृत्युदंड दे देना है। ऐसी कंडीशन इनके राज्य की यहां पर बनी हुई थी। अरस्तु आए, सुकरात आए, और सुकरात ने लोगों को, जो नए युवा थे, उनको ज्ञान देना स्टार्ट किया। सुकरात वैसे मूर्तिकार थे और कुछ नहीं थे, लेकिन उनके तर्क शक्ति उनमें ज्यादा थी, तो इन्होंने लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट किया। युवाओं को इकट्ठा कर करके उनको ज्ञान देते थे। वो ज्ञान किस आधार पर देते थे? प्रश्नोत्तरी आधार पर इनकी चर्चा चलती थी। ये प्रश्न पूछते थे और जो उत्तर दिया जाता था उसमें उसको ही फिर प्रश्न बना के पूछते थे, और ये प्रश्नोत्तरी का सिलसिला जब तक चलता था जब तक कोई अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंच जाते। और इनका मानना था नैतिकता, इनका बल किस पे था? नैतिकता पर था। सद्गुण और नैतिकता, सद्गुण और नैतिकता। ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? सुकरात की। आप सोच रहे होंगे सुकरात की काहे चर्चा कर रहे हैं, बस कर लेते हैं। सुकरात अच्छे आदमी थे और पहले यहां पर दर्शन शास्त्र की शाखा स्थापित करने वाले पहले दर्शन शास्त्री माने जाते हैं पूरे पश्चिम में। तो राज्य को पता चला कि भाई एक इंसान है, सुकरात मूर्तिकार है, और ये क्या कर रहा है? युवाओं को भड़का रहा है राज्य के प्रति, कि राज्य के प्रति तुम क्रांति कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इनको गिरफ्तार करवा लिया राज्य ने, और गिरफ्तार करवा के वहां पर एक मृत्युदंड देने का सिलसिला था यूरोप में, पश्चिम में, ग्रीक में, यूनान में। एंथेसिस जो शहर था वहां पर, कि मृत्युदंड ऐसे दिया जाता था कि भाई आपको जहर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जहर पी लीजिए, आप खुद पी लीजिए, अगर आप खुद नहीं पिएंगे तो फिर आपकी गर्दन काटी जाएगी। तो इनको जहर दिया गया। अब इनके शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे प्लेटो, और एक और थे फेनुफेस्टी, इनके ही गुरु भाई थे। तो ऐसे सुकरात के कई सारे चेले थे जिनको वो ज्ञान देते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि दंगा कर दिया। दंगा का मतलब है विद्रोह कर दिया, और पूरी व्यवस्था जमा के, द्वारपाल मुआरपाल को जमा के इनको छुड़ाने पहुंच गए। विद्रोह करके कहा गुरुजी चलो, जहर पीने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो गुरुजी के वचन थे कि अगर आज मैं जहर नहीं पीऊंगा, आपके साथ भाग जाऊंगा, तो मेरे विचार खत्म हो जाएंगे, और अगर मैंने आज जहर पी लिया तो मेरे विचार अमर हो जाएंगे। और सुकरात क्या करते हैं? जहर पी लेते हैं, वहां से भागते नहीं हैं, और इसलिए सुकरात आज तक जीवित हैं। और सुकरात के विचार, अब सुकरात को बचाने के लिए प्लेटो ने क्या किया था? क्रांति कर दी थी राज्य के विरुद्ध, और प्लेटो को बचाने, सुकरात को बचाने पहुंच गए थे। तो फिर इनको क्या करना पड़ा कि अपना शहर छोड़ना पड़ा। इनको क्या करना पड़ा? अपना शहर एंथेसिस जो है उसको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये दंगियाई हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो इनको भी क्या दे दी जाएगी? मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो 48 वर्ष तक आप अपने शहर से अलग रहे। तो जो स्थिति सुकरात की थी कि सुकरात अराजकता की स्थिति को खत्म करना चाहते थे और एक ऐसा शासन लाना चाहते थे जहां पर प्रजा में राष्ट्र प्रेम हो, आदर्श राज्य हो, उच्च नैतिकता हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, राजा दार्शनिक हो। ऐसी व्यवस्था के समर्थक थे कौन? ऐसी व्यवस्था के समर्थक थे सुकरात और फिर उनके शिष्य प्लेटो। तो प्लेटो राज्य में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे। अब ऐसी व्यवस्था क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि उस समय की स्थिति क्या थी? तो उस समय की स्थिति अराजकता थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे विचार कैसे आ जाते हैं लोगों के मन में? लोगों के मन में सीधी सी बात है कि अभी अगर कोई भूखा हो, जिसने 4 दिन से खाना नहीं खाया हो, तो उसके विचार में रोटी होगी, तो उसका जो दर्शन आएगा वो अन्न के लिए आएगा। तो जहां जो समस्याएं चलती हैं उन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए ही दर्शन आता है, और यहां पर ये समस्याएं चल रही थी तो उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ऐसा ही दर्शन आएगा। आदर्श राज्य चाहते थे आप, आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे।
तो ये तो इनकी मूलभूत बातें हुई। आगे चलते हैं। अब प्लेटो आदर्श राज्य के लिए क्या करना चाहते थे? तो प्लेटो आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे और इन्होंने इसके लिए दर्शन दिया है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद कौन सा दर्शन है? प्रत्ययवाद दर्शन, है ना। इसको आइडियलिज्म कहते हैं, प्रत्यय का दर्शन, प्रत्यय का दर्शन या आइडियलिज्म। ये है क्या? अब देखिए, ये है प्रकृति। ये क्या है? प्रकृति है। इस प्रकृति में पेड़ हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, सारी चीजें हैं, है ना। पेड़ भी हैं, जानवर भी हैं, ऐसे सारी चीजें हैं, ये प्रकृति है। अब प्लेटो कहते हैं कि जो प्रकृति है ये आभासी है। कैसी है? आभासी है, आभासी जगत है। आभासी जगत क्या होता है भाई साहब? आभासी जगत, आभासी जगत का मतलब है कि जो तुम्हें दिखाई तो दे रहा है, जो तुम्हें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, इसको आभासी कहते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि दिल्ली में एक आभासी मूर्ति का क्या किया गया? वर्चुअल उद्घाटन किया गया। आभासी मूर्ति का मतलब है कि तुम्हें दिखाई देगी कि मूर्ति है बहुत बड़ी, बिल्कुल जैसी मूर्ति होती वैसी ही दिखाई देगी, लेकिन वो होगी नहीं वहां पर, लेकिन वो होगी नहीं। तो ये कहते हैं कि प्रकृति कैसी है? ये प्लेटो मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं। ये आभासी जगत है, ये सत्य नहीं है। ये क्या नहीं है? सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो इसके क्रेता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता ईश्वर हैं। अब तो सत्य क्या है? तो इनका प्रत्ययवाद कहता है कि ये सत्य नहीं है। अब इन्हीं से इनके काव्य सिद्धांत सारे जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि सत्य क्या है? तो इन्होंने कहा कि सत्य ये है, ये है सत्य। ये क्या है? तो ये है विचार जगत, विचार जगत। इसको ही कह दो ज्ञान जगत। ज्ञान, ज्ञान क्या है? सत्य है। विचार क्या है? सत्य है। और विचार का ही मूर्त रूप क्या है? विचार का ही नकल क्या है? विचार का ही अनुकरण क्या है? तो इन्होंने कहा कि इसी का अनुकरण है जगत। तो सीधी सी बात है कि विचार महत्वपूर्ण है। ये आइडिया है। ये क्या है? आइडिया, विचार, और यही सत्य है। अब इनकी सत्य और असत्य की परिभाषा है क्या? असल में किस आधार पर मानते हैं? एक कहते हैं जैसे बोर्ड है या हम लोग हैं, तो एक दिन खत्म हो जाएंगे हम लोग, हमें भी पता है। तो जो नष्ट हो जाएगी वो सत्य कैसे हो सकती है? तो इन्होंने कहा नष्ट क्या नहीं होता? इन्होंने कहा विचार नष्ट नहीं होता है। ये ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं होता है। विचार, माइंड बदलता है, एक इंसान के मस्तिष्क से दूसरे इंसान के मस्तिष्क में चला जाता है, लेकिन विचार खत्म नहीं होता है, ज्ञान खत्म नहीं होता। फूल खत्म हो जाता है, सूख जाता, मुरझा जाता और खत्म हो जाता है, गंध खत्म नहीं होती, वो दूसरे फूल में वही गंध फिर से आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सैनिक खत्म हो जाते हैं, वीरता खत्म नहीं होती, और पैदा होने वाले लोगों में वीरता आ जाएगी। मतलब खत्म क्या होता है? तो खत्म होती है प्रकृति की जो वस्तुएं हैं भौतिक जगत की वो, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ज्ञान क्या है? अमूर्त सत्य है, अमूर्त रूप सत्य है। अमूर्त रूप का मतलब है कि भाई ये हमको दिखता नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है। और इसका ही मूर्त रूप क्या है? इसका ही मूर्त रूप है तो विचार या ज्ञान का मूर्त रूप प्रकृति है। विचार या ज्ञान का मूर्त रूप जगत है। तो ये जो जगत है जो आपको दिख रहा है, ये असल में यही ज्ञान और यही विचार का मूर्त रूप है। ये है जगत। इसका क्रेता कौन है? ये मुख्य है, यही सत्य है, परम सत्य इसी को मानते हैं, वो परम सत्य ये है। तो इसका क्रेता कौन है? ईश्वर। और याद रखना, इनकी नजर में केवल सृष्टिकर्ता, जिसे क्रिएटर बोलते हैं, सृष्टिकर्ता एक ही है, एक ही है। किसी भी चीज का निर्माण एक ही व्यक्ति ने किया है, वो है ईश्वर। वो क्या है? ईश्वर ने किया है। समझ में आ गया इतना? तो ईश्वर ने इसका निर्माण किया,
फिर इसकी नकल क्या बनी? प्रकृति। ये अनुकरण है। ये क्या है? अनुकरण है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज के आधार पर किसी चीज को बना देना। ये है। अब इसमें एक ये व्यक्ति है प्रकृति में, इसका नाम है कवि, और एक व्यक्ति ये है, इसका नाम है कलाकार, चित्रमित्र बनाता है। इस प्रकृति में कई प्रकार के आदमी होंगे, इसमें से एक प्रकार का आदमी कौन है? तो एक प्रकार का आदमी है कवि। अब इस कवि ने क्या किया? तो इस कवि ने ये साहित्य लिखा। क्या लिखा भैया? साहित्य या काव्य की सृजना की, काव्य लिखा। अब देखिए, इनने जब एक काव्य लिखा तो इन्होंने किसका अनुकरण किया होगा? इस प्रकृति का। प्रकृति से परे तो कोई तुम दिमाग में विचार लाओगे नहीं, सीधी सी बात है कि इस प्रकृति में हो तो प्रकृति का ही अनुकरण करोगे। तो इन्होंने इस प्रकृति का अनुकरण किया, प्रकृति या जगत, जगत का क्या किया? अनुकरण किया। मतलब उसके आधार पर इन्होंने क्या किया? अपने साहित्य का निर्माण किया। तो देखिए, परम सत्य ये है, इसका अनुकरण हुआ ए और इसका अनुकरण हुआ ए, तो इससे कितनी दूर है? तो 3 बार, त्रिधा दूर है, त्रिधा दूर है। तो साहित्य जो है वो सत्य से कितने दूर है? तो 3 फासले दूर है। क्यों? क्योंकि परम सत्य ये है, इसका अनुकरण ये है और इसका अनुकरण ये है, तो ये त्रिधा दूर है सत्य से। सत्य से कितनी दूर हो गई? 3 बार रिमूव्ड, मतलब 3 बार दूर हो गई, त्रिधा दूर हो गई। तो कोई चीज जब सत्य से 3 बार दूर हो तो ये उपयोगी कैसे हो सकती है? तो फिर उपयोगी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? क्योंकि ये प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है, ज्ञान का अनुकरण है। तो परम सत्य का अनुकरण प्रकृति है और प्रकृति का अनुकरण क्या है? साहित्य है। चूंकि प्रकृति ही अपने आप में असत्य है, प्रकृति ही सत्य नहीं है, तो फिर प्रकृति का अनुकरण की गई चीज भी कैसे सत्य हो सकती है? ये त्रिधा दूर है सत्य से। पहला क्वेश्चन यही आता है, पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्लेटो का जो साहित्य है वो सत्य से कितना दूर है? तो त्रिधा दूर है। इसलिए इसको उपयोगी नहीं मानते, इसलिए इसको ये क्या मानते हैं? त्याज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? त्याज्य मानते हैं कि साहित्य को त्याग देना चाहिए। इतना समझ में आया क्या आपको? एस और नो बताते चलिए ताकि मैं समझ तो सकूं कि हाँ अपन को समझ में आ रहा है। चलिए, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं प्लेटो के साहित्य पर। हम समझ चुके हैं कि साहित्य कैसे बना है, हम इतनी चीजें समझ चुके हैं। ये आपके क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि नेट वाले विद्यार्थियों के लिए याद रखना कि यूजीसी का ये फेवरेट है प्लेटो। किसका? यूजीसी का फेवरेट है प्लेटो महोदय। अब देखिए, यहां से समझते हैं। ये है इनका क्या? विचार जगत। विचार जगत है प्लेटो का, और यही एकमात्र सत्य है। एकमात्र सत्य क्या है? विचार जगत है। और इसके क्रेता कौन है? सृष्टि रचेता कौन है? तो सृष्टि करता है ईश्वर। कौन है भैया? ईश्वर हैं। एक बात याद रखना, प्लेटो के जीवन में, प्लेटो के संदर्भ में किसी भी चीज का क्रेता कौन है, किसी भी चीज का सृष्टिकर्ता कौन है, चाहे वो साहित्य हो, जगत, कुछ दुनिया की कोई भी चीज हो, ईश्वर। एकमात्र क्रेता ईश्वर हैं और कोई क्रिएटर है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। एक कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। एकमात्र सृष्टि करने वाला, एकमात्र चीजों को बनाने वाला ईश्वर है और कोई है ही नहीं। अगर मनुष्य किसी चीज को बना रहा है तो बिना ईश्वरीय शक्ति के वो नहीं बना सकता, उसमें भी ईश्वर ही हैं तभी वो बना पा रहा है। अब इसकी अनुकरण, अनुकरण समझ लीजिए। अनुकरण का मतलब होता है किसी आधार पर किसी चीज को बनाना, ये अनुकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। इसी को उन्होंने क्या कहा? नकल। और इस सत्य की नकल क्या है? तो हम समझ चुके हैं, इस सत्य की नकल है ये जगत।
जगत कैसा है, आभासी है, हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में सत्य तो ज्ञान है, सत्य तो ज्ञान है। और इसके लिए इनने एक गुफा का उदाहरण दिया था। गुफा का उदाहरण कैसे दिया था तो देख लीजिए। इनने कहा कि एक पर्वत है, एक क्या है, ये पर्वत है, और इस पर्वत में एक गुफा है, एक गुफा है, और यहां सूरज चमक रहा है। ये कौन चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, ये सूरज चमक रहा है। अब सूरज की जो परछाई है, सूरज की जो किरणें हैं वो यहां तक जा रही हैं, अंदर तक गुफा में, अंदर तक गुफा में पड़ रही हैं। अब यहां पर खड़ा है कोई व्यक्ति, यहां पर क्या खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर को मुंह किए हुए, इधर को मुंह किए हुए, और इधर से कोई पक्षी उड़ रहा है, ये है पक्षी। तो इस पक्षी की परछाई कहां पड़ेगी, यहां पर, तो इसकी छाया पड़ रही है यहां पर, और ये छाया दिखाई किसको दे रही है, मनुष्य को। तो क्या ये जो यहां छाया पड़ रही है यहां पर, तो क्या यहां पर पक्षी है, आप कहेंगे नहीं सर, पक्षी तो यहां था, और दिखाई कहां दे रहा है, वो यहां दिखाई दे रहा है। यही है जगत, ज्ञान है यहां, और ज्ञान की परछाई दिख रही है हमको यहां, ज्ञान है यहां, और ज्ञान की नकल की परछाई दिख रही है हमको यहां जगत के रूप में। यह है इनका गुफा का सिद्धांत, जो इसी के लिए दिया था, लेकिन ये दार्शनिक विचार है इनका, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब जगत हो गया। अब जगत के अंदर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसका नाम है कवि। क्या नाम है इसका, कवि। और प्लेटो कहते हैं ये पागल है। कौन है, ये पागल है। और कैसा है, ये उन्मादी है, ये उन्मादी है ना। ये कवि को राज्य से निकाल देना चाहिए। कवि क्या है, त्याज्य है, इसको राज्य से निकाल देना चाहिए। इस कवि से ज्यादा उपयोगी तो मोची है, इस कवि से ज्यादा उपयोगी मोची, उपयोगी अधिक है कवि से। तो इसको क्या कर देना चाहिए, ये उन्मादी है, पागल है, ये व्यक्ति जो कवि है ना प्रकृति में, ये पागल व्यक्ति है, ये उन्मादी है ना, और इसको राज्य से निकाल देना चाहिए। इससे अधिक उपयोगी मोची है हमारे देश में, कवि से ज्यादा, मतलब इतनी बुरी स्थिति है इनके जीवन में कवि की। और इसका जो कवि है ना, इसने इसकी फिर नकल करी या फिर अनुकरण किया, और अनुकरण करके क्या लिख दिया, काव्य। ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो काव्य नकल की नकल है। काव्य क्या है भैया, नकल की नकल है। तो अगर आपसे पूछा जाए नकल की नकल काव्य को किसने कहा है, तो प्लेटो भैया ने कहा है ये नकल है, और फिर दोबारा नकल की गई तो एक नकल और बनी, क्या बनी, काव्य। इसलिए काव्य सत्य से 3 बार दूर है, 3 बार दूर है। अब नकल करने वाला क्या कहलाता है, नकल करने वाला कहलाता है नकल नबीश। तो ये वाली जो नकल है वो कौन करेगा, ये वाली नकल कर रहा है कवि। कौन कर रहा है भाई, कवि, साहित्यकार। इसलिए साहित्यकार क्या है, नकल नबीश है, नकल नबीश है। अब आप कहोगे कि सर अनुकरण, आप तो अभी कह रहे थे कि एकमात्र ईश्वर करता है इनके यहां, व्यक्ति करता ही नहीं है, तो फिर इसने कैसे की, नहीं की, कवि ने अभी भी नहीं की। अब प्लेटो कहते हैं कि कवि जो नकल करता है, ये कवि अपने मन से नकल नहीं कर सकता, अपने मन से नकल नहीं कर सकता। इसे प्रेरणा कौन देता है, तो कवि को प्रेरणा देता है ईश्वर, प्रेरणा ईश्वर देता है साहित्य रचने की, है ना। और ये जो काव्य देवी है, काव्य देवी, ईश्वर में कौन है, काव्य देवी। काव्य देवी क्या करती है कि काव्य देवी इस कवि को प्रेरणा देती है, किसके लिए, साहित्य नकल करने के लिए, साहित्य लिखने के लिए। एक काव्य देवी ही है जो क्या करती है, कवि को प्रेरणा दे रही। इस काव्य देवी को म्यूजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूजेस कहा गया इस काव्य देवी को। इस काव्य देवी के उन्माद के कारण ही, के उन्माद के कारण ही कवि क्या रचता है, साहित्य रचता है। कवि क्या रचता है, साहित्य रचता है। तो कवि यहां पर साहित्य रचता नहीं है, असल में क्रेटा अभी भी ईश्वर है। ईश्वर क्या करता है, प्रेरणा देता है। मतलब काव्य देवी या ईश्वर बात एक ही है। काव्य देवी या ईश्वर क्या करती है, कवि को प्रेरणा देती है, और जो साहित्य है वो काव्य देवी या ईश्वर के उन्माद का कारण है। ये जो काव्य है ये इसी ईश्वर, जो ईश्वर है ना काव्य देवी ये वाली, तो इसी ईश्वर के उन्माद, उन्माद मतलब होती है पागलपंती, है ना, उन्माद का कारण है, उन्माद का कारण है। तो जो चीज उन्माद का कारण होगी
वो चीज हमारे लिए श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। तो ये तो है इनका क्या, ये क्या है इनका, ये है अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो का, है ना। और इसलिए वो कहते हैं कि हूबाहू नकल है, हूबाहू नकल, काव्य क्या है, हूबाहू नकल है या फिर अनुकरण है। क्या यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब अगर आपने क्वेश्चन देखे हो पेपरों में तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि काव्य प्लेटो के अनुसार काव्य हूबाहू नकल है, प्लेटो के अनुसार काव्य जो है वो प्रकृति का अनुकरण है, और वो इस प्रकार का अनुकरण है कि उसमें कुछ अलग से प्रस्तुत किया गया या फिर कुछ और। फिर पूछा जाएगा आपसे बताओ संगत है कि असंगत। तो आपको ये सब चीजें अगर याद रह गई पूरी स्टोरी तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए आप बना देंगे। चलिए, तो एक काव्य जो है वो ईश्वरी उन्माद के कारण हुआ है। ईश्वर ने अपना उन्माद किसको दिया, इस व्यक्ति को, कवि को। तो कवि ने क्या रच दिया, काव्य रच दिया। असल में यहां भी क्रेटा कौन है, ईश्वरी है, लेकिन वो कवि के माध्यम से यहां पर क्या करवा रहा है, काव्य की रचना। अब आगे चलते हैं। अब एक काव्य लिख गया, अब एक क्या लिख गया भाई साहब, काव्य लिख गया। ये एक काव्य लिख गया। काव्य किसने लिखा, कवि ने। और कवि ने कैसे लिखा, देवी प्रेरणा से, देवी प्रेरणा से, देवी प्रेरणा से काव्य लिख दिया, है ना। और एक काव्य जो है वो ईश्वरी उन्माद का कारण है, ईश्वरी उन्माद का कारण है, ईश्वरी उन्माद का कारण है। क्या है ईश्वरी उन्माद का कारण, तो ये काव्य है। अब काव्य जब ईश्वरी उन्माद का कारण है और ईश्वर ने अपना उन्माद दिया कवि के लिए, तो सीधी सी बात है, कवि भी कैसा होगा, तो कवि भी उन्मादी होगा, कवि भी क्या होगा, उन्मादी होगा। ठीक है ना। तो जो कवि है अब वो कवि भी कैसा हो जाएगा, तो कवि उन्मादी व्यक्ति है, कवि उन्मादी व्यक्ति है, व्यक्ति है। अब देखो, जो व्यक्ति खुद उन्मादी हो, जो व्यक्ति खुद उन्मादी हो वो समाज में क्या योगदान दे सकता है, कोई नहीं। अब प्लेटो को आप समझिए, प्लेटो क्या शुरू से ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने राज्य में अव्यवस्थाएं देखी हैं। तो प्लेटो का मैं दर्शन शुरू में बता चुका हूं कि राष्ट्र प्रेमी है, वो केवल राष्ट्र प्रेम को मानते हैं, आदर्श राज्य को मानते हैं और उच्च नैतिकता को मानते हैं, सद्ज्ञान को महत्व देते हैं और एकमात्र राज्य ही उपयोगी है इनकी दृष्टि में। अब देखो, जो राज्य से इतना प्रेम करता हो तो सीधी सी बात है कि उसका पूरा दर्शन राज्य पर आकर टिक जाएगा कि राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कवि उन्मादी व्यक्ति है, मतलब पागलपंती वाला व्यक्ति है, कुछ भी लिखता है। अब ये उन्मादी है, और पागल व्यक्ति क्या किसी राज्य को किसी प्रकार से कोई महत्वपूर्ण चीज दे सकता है? कोई पागल व्यक्ति राज्य और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है? आप सोच के खुद देख लीजिए। कोई पागल व्यक्ति जो अज्ञानी हो, कवि को ये क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, कवि को क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, है ना। तो कवि अज्ञानी है इनकी दृष्टि में, और काव्य देवी की प्रेरणा से ही काव्य रच पाता है, अपनी प्रेरणा से नहीं रचता, है ना। ईश्वर का उन्माद का कारण क्या है, काव्य, और इसलिए कवि भी कैसा व्यक्ति हो गया, उन्मादी व्यक्ति हो गया। तो अब आप समझोगे एक पागल व्यक्ति हमारे समाज में, राष्ट्र में क्या उपयोगी है, कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए काव्य और कवि दोनों कैसे हैं, त्याज्य हैं। कैसे हैं, त्याज्य हैं। तो इनका जो सिद्धांत है प्लेटो का वो कैसा है, उपयोगितावादी, उपयोगितावादी। मतलब इस समाज में इस काव्य का क्या उपयोग है, वो कहते हैं कोई उपयोग नहीं है, ये तो नुकसान करता है। क्या करता है काव्य,
तो काव्य क्या करता है? भावनाओं को जगा देता है, भावनाओं को जगाता है। तो ये क्या करता है? भावनाओं को जगाता है। और जिनके अंदर भावनाएं होती हैं वो व्यक्ति कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर। आप कहते हो ना कि मुझ में फीलिंग्स ज्यादा हैं इसलिए मुझे कोई भी हर्ट कर जाता है, बहुत बार बोलते होगे आप, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूं या हो जाता हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैं बोले फीलिंग्स ज्यादा है, भावनात्मक व्यक्ति हूं, लोग मेरी भावनाओं से खेल जाते हैं। तो भावनात्मक व्यक्ति कैसा होता है? कमजोर होता है। और ये कहते हैं जहां राज्य का व्यक्ति कमजोर होगा तो उस राज्य की नींव भी कैसी होगी? कमजोर। तो कवि क्या करता है? भावनाओं को ही तो जगाता है। अभी आपको राम की शक्ति पूजा सुना दी जाए, अभी आपको एक वीर गाथा सुना दी जाए बढ़िया वाली, तो आपका रोमटा रोमटा खड़ा हो जाएगा, आप भी कैसे बन जाएंगे? भावनाओं में बह जाएंगे, है ना। तो भावनात्मक चीजों को जगाता है कौन? कवि या काव्य, इसलिए अनुपयोगी है। दूसरा, केवल ऐसा काव्य जो चरित्रोत्थान करे, राष्ट्र प्रेम को जागृत करे और नैतिक बनाए, केवल वही स्वीकार है। केवल कौन सा स्वीकार है इनको? काव्य। तो केवल ऐसा वाला काव्य इनको स्वीकार है। बाकी काव्य कैसे हैं? त्याज्य हैं। ये वाला कैसा है? इनके लिए त्याज्य है। अब आपको पूरी कहानी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्लेटो हर प्रकार के काव्य को त्याज्य मानते थे? आप कहेंगे ना, हर प्रकार के काव्य को त्याज्य नहीं मानते थे। हर प्रकार के काव्य को अगर त्याज्य मानते तो इस काव्य को वो स्वीकार नहीं करते। इनकी दृष्टि में काव्य, आप तो बस इतना समझिए, इनकी दृष्टि में हर चीज, दुनिया की हर चीज तभी स्वीकार है जब उसका कोई उपयोग हो राज्य के लिए और समाज के लिए। और राज्य और समाज के लिए उपयोग क्या? क्रांति नहीं करवानी थी इनके लिए। राज्य कैसा स्थापित करना था जिसके कारण इनके गुरु की जान ली गई? ऐसा राज्य इनको स्थापित करना था जहां किसी को ज्ञान प्रसार पर फांसी ना दी जाए, किसी को जहर ना दिया जाए। और ऐसा राज्य कि व्यक्तियों में राष्ट्र प्रेम हो, संपत्ति प्रेम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए जहां का राजा दार्शनिक हो, उच्च नैतिक व्यक्ति हो, सद्ज्ञान शिक्षा का प्रसार हो और एकमात्र राज्य ही उपयोगी हो व्यक्ति के जीवन में, इतना राज्य के प्रति प्रेम हो, ऐसा चाहते थे। तो इसके लिए ये वाला तो आवश्यक नहीं है क्योंकि ये तो भावनाएं जगाकर कमजोर बना देता है आदमी को। ये वाला जरूरी है कि जिसमें चरित्र का उत्थान करे, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाए और नैतिक बनाए। ऐसा काव्य इनके लिए स्वीकार था। तो हर प्रकार का काव्य इनके लिए त्याज्य नहीं था। याद रखना, जिसका समाज में उपयोग है वही उपयोगी है, नहीं तो नहीं है। और सभी प्रकार के काव्य कैसे मान लिए इनने? त्याज्य मान लिए। अब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, ये उन्मादी पागल व्यक्ति, ये त्याज्य है क्योंकि जब काव्य त्याज्य है तो ये भी त्याज्य होगा। केवल बस इस वाले पोर्शन को ये उपयोगी मानते थे। ये कहते हैं कि इस व्यक्ति से मोची, बढ़ई अधिक उपयोगी हैं, अधिक उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कोई काम तो कर रहे हैं, ये समाज में और राज्य में अपना योगदान तो दे रहे हैं, कवि से ज्यादा तो ये उपयोगी हैं। और क्या कहते हैं कि काव्य से अधिक गोबर से भरी हुई टोकरी अधिक उपयोगी है। टोकरी अधिक उपयोगी है। तो एक काव्य से अधिक गोबर से भरी हुई टोकरी को अधिक उपयोगी मानते हैं, मोची और बढ़ई को कवि से ज्यादा उपयोगी मानते हैं, और काव्य का केवल एक पोर्शन स्वीकार करते हैं जिसमें राष्ट्र प्रेम जागृत करने की शक्ति हो। अब बात यह है कि अगर आपसे ऐसा कहा जाए, प्लेटो से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन अपन भी पूछ लेते हैं प्लेटो से। तो प्लेटो से ऐसा क्वेश्चन पूछा ही गया होगा कि प्लेटो भाई साहब एक बात बताओ कि अगर कोई काव्य सत्य लिखा गया हो, अगर कोई काव्य सत्य लिखा गया हो जिसमें सत्य की अभिव्यक्ति हो,
बना लेते हैं काव्य, बना लेते हैं काव्य। एक काव्य है, ये सत्य से तो वैसे ही 3 बार दूर हो गया। एक काव्य है और एक काव्य सत्य की अभिव्यक्ति है, सत्य की अभिव्यक्ति है। और क्या अभिव्यक्ति है सत्य की? तो इसमें जो सत्य लिखा गया वो ऐसा लिखा गया जिसमें राज्य की कमजोरी बताई गई और वास्तव में था भ्रष्टाचार बताया गया। जैसे हम अभी सरकार के भ्रष्टाचार को ओपन करते हैं, ऐसी बात। तो वो कहते हैं कि ये काव्य सत्य है, मान लिया, लेकिन यदि यह काव्य उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है, दूसरा ये अगर अराजकता को फैलाती है, अराजकता फैलाती है, राष्ट्र के विपरीत पड़ती है, तो एक काव्य भी त्याज्य होगा। कैसा होगा? त्याज्य होगा, चाहे वो सत्य की ही अभिव्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो सत्य की अभिव्यक्ति क्यों ना हो। इनकी शर्त एक ही है काव्य को स्वीकार करने की या वस्तु को स्वीकार करने की, कि उसका कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए। इसलिए प्लेटो कैसे दार्शनिक हो जाते हैं? उपयोगितावादी और आदर्शवादी। आदर्श मतलब आइडियलिज्म, जो एक इस चीज को उसके उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, राज्य के उच्च स्तर पर। जितना अच्छा राज्य हो सकता है उतना अच्छा राज्य। अब आप कहोगे कि ऐसा साहित्य हिंदी में भी सर आपने कहीं पढ़ाया था, याद आ रहा है कौन सा युग था जिसमें मैंने कहा था कि यहां साहित्य उपयोगी है समाज के लिए? और साहित्य की पहली शर्त है कि साहित्य का समाज में उपयोग होना चाहिए, तभी साहित्य महत्वपूर्ण है, नहीं तो नहीं है। इनके यहां आग्रह, प्लेटो के यहां आग्रह बहुत ज्यादा है इस चीज का, उपयोगिता का। हिंदी साहित्य में इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हां तब भी साहित्य को समाज से जोड़ने की जो इच्छाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। कहां की थी हमने? तो हमने सबसे पहले की थी द्विवेदी युग में। कहां की थी? द्विवेदी युग में। और दूसरा प्रगतिवाद में। दूसरा कहां? प्रगतिवाद में। प्रेमचंद ने क्या कहा था? तो प्रेमचंद का कथन मैंने पढ़ाया हो, कई बार बोला है कि जो साहित्य केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया हो उसे मैं 2 कौड़ी का मानता हूं। उसे कितना मानता हूं? 2 कौड़ी का मानता हूं। अब समय आ गया है कि साहित्य को समाज से जुड़ना चाहिए, ये प्रगतिवाद में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। और यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि साहित्य में इतनी ताकत है जो बम और गोलियों में नहीं है। पॉप की क्रांति और फ्रांसी क्रांति किसके कारण हुई? साहित्य के कारण हुई। इसलिए साहित्य को अब हमें यमुना के किनारे गोपियों के कलकेली से निकालना पड़ेगा। साहित्य लिखने के लिए अनंत विषय हैं, बूंद से लेकर समुद्र तक, जीव से लेकर चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक, और पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत तक। और हमें अब साहित्य उन्हीं पर लिखना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। नैतिकता द्विवेदी युग की विशेष पहचान है और समाज में उपयोगिता प्रगतिवाद मार्क्सवाद की विशेष पहचान थी। अब बात करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, ये समझ में आ गए। इतने ही है प्लेटो, इससे ज्यादा जो मैंने समझाया, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। बस ये समझने वाली बात थी, इसमें याद करने वाली 1% कोई बात नहीं है। मैं यहां पढ़ के बता देता हूं। प्रत्यय जगत यथार्थ है, ईश्वर इसका श्रेष्ठा है। मैंने पहले बता दिया कि प्रत्यय जगत ही यथार्थ है। सत्य कौन है? प्रत्यय जगत। वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है। वस्तु जगत मतलब है जो हमारा प्रकृति है वो यथार्थ, मतलब इसका ही तो अनुकरण है, यही तो मैंने बताया आपको। कला जगत अर्थात अनुकरण का ही अनुकरण है, और कवि या कलाकार उसका अनुकर्ता है। तो कला जगत जो है, साहित्य जो है, वो इसका अनुकरण है और ये इसका अनुकरण है। जो साहित्य नागरिकों के चारित्रिक उत्थान, राष्ट्र प्रेम और नैतिक उत्थान ना करे वह साहित्य त्याज्य है। काव्य सृजन काव्य देवी की प्रेरणा से होता है, अर्थात काव्य सृजन ईश्वरी उन्माद है। कवि उन्मुक्त व्यक्ति है, वह समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। कवि की रचना काल के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। तो जो ईश्वरीय प्रेरणा कौन है? एक काव्य देवी वाली। तो काल के नियमों का, काल के अनुसार नहीं चलता भाई, कवि पागल आदमी है, काल में क्या चल रहा है उसको मतलब ही नहीं है। ईश्वरीय उन्माद का क्या करता है? ये पालन करता है। यही मैंने आपको सारा कुछ समझाया है।
अब मुझे जो बतानी है वो बताना है कि भाई प्लेटो का जो उपयोगितावाद है, प्लेटो ने भी साम्यवाद की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? साम्यवाद की। और एक साम्यवाद किसका आदर्श है? मार्क्सवाद का। तो अगर कभी ये आपको तुलनात्मक रूप से पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि साम्यवाद कौन कौन लाना चाहता था? प्लेटो लाना चाहते थे और मार्क्स लाना चाहते थे। दोनों में अंतर क्या है? मार्क्स तो अभी आए हैं, प्लेटो बहुत पहले आए जो साम्यवाद को लाना चाहते थे। तो दोनों में क्या समानता है? भाई प्लेटो का जो साम्यवाद है, वो साम्यवाद क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। हर चीज, पूरे राज्य की, राष्ट्र की हर चीज जब समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध हो जाए तो उसको साम्यवाद कहते हैं। बस इतना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि मुझे कोई चीज चाहिए और इस व्यक्ति को कोई चीज चाहिए, मतलब दो व्यक्तियों को कोई चीज चाहिए और वो दो जाएंगे, जितनी उनको लग रही है उतना वो उसको ले लेंगे और छोड़ देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये है साम्यवाद। ना तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा जेंडर क्या है, भैया तुम्हारी जाति क्या है, भैया तुम राज्य घराने से आए हो क्या, तुम गरीब हो क्या, तुम अमीर हो क्या, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको जो चीज लग रही है वो ले लीजिए। ये है साम्यवाद। संसाधनों का बराबर बराबर वितरण साम्यवाद कहलाता है। हर चीज, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सब बराबर, यह है साम्यवाद। लेकिन प्लेटो का साम्यवाद आदर्श राज्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कैसा व्यक्ति था? आदर्श राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि इनके यहां जब ये थे तब इनके यहां राज्य में बहुत ज्यादा समस्याएं चलती थी, मैंने बता ही दिया। मार्क्सवाद, मार्क्स क्या कहते हैं? राज्य का निषेध। पहला मूलभूत अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? कि मार्क्स राज्य का ही निषेध कर देते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य होगा तो राज्य शक्ति का प्रयोग करेगा, और शक्ति शोषण का कारक है, तो ये शोषण जरूर करेगा अगर राज्य होगा, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं नहीं, आदर्श राज्य होना चाहिए, है ना। पहला अंतर तो यही है। तो ये राज्य को स्थापित करना चाहते थे, ये राज्य को नहीं। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राज्य के लिए है, तो इनका जो साम्यवाद है वो किसके लिए है? राज्य के लिए है। और इनका साम्यवाद समाज के लिए है। तो इनका जो साम्यवाद है राज्य के लिए है, और इनका जो साम्यवाद है वो किसके लिए है? साम्यवाद समाज के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। इसलिए राज्य का निषेध कर देते हैं। इनके यहां देश की सीमा भी नहीं है, धर्म की सीमा भी नहीं है। ना धर्म है, ना देश है, ना राष्ट्र है, कुछ नहीं है। उन्मुक्त गगन है, आप रहो आराम से, सारे संसाधन आपके। और ये कहते हैं नहीं, आपको राज्य के अंदर रहना है और राज्य के कारक ही साम्यवाद आएगा, राज्य स्थापित रहेगा। अब देखो, ये कहते हैं विवाह नहीं होगा, विवाह संस्था खत्म, विवाह संस्था खत्म हो जाएगी। इनका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सटीक नहीं बैठता। विवाह संस्था खत्म कर देना, परिवार नहीं होंगे, परिवार नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि विवाह नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। भाई मार्क्सवाद का कहना है कि विवाह संस्था है वो भी शोषण का कारक है। वो भी क्या है? शोषण। आदमी को बांधता है ना, पुरुष और स्त्री दोनों बंध जाते हैं, दोनों को अपनी अपनी चीजों को छोड़ना पड़ता है, शोषण है एक दूसरे का। और ये कहते हैं कि इसमें महिला ज्यादा शोषित होती है। जब ये थे तब महिला शोषित होती थी, आज अगर ये होते तो कहते पुरुष ज्यादा शोषित होता है। खैर, ये कहते हैं विवाह नहीं होगा। अब भाई विवाह नहीं होगा, और ये भी कह रहे हैं कि विवाह संस्था को खत्म कर देना चाहिए। अब हम इन पर ध्यान लगाते हैं थोड़ा, कैसे खत्म होगा भाई विवाह संस्था? अगर विवाह संस्था खत्म हो गई तो फिर जनसंख्या कैसे उत्पन्न होगी? मतलब राज्य एक समय की स्थिति के बाद खत्म हो जाएगा। ये कहते कैसे खत्म होगा? ये कहते खत्म कैसे होगा? तो ये विवाह को नकारते थे, क्योंकि इनका मानना था कि विवाह करोगे, बच्चे करोगे, परिवार बनाओगे, परिवार के लिए संपत्ति चाहोगे, तो संपत्ति अनैतिक मार्गों से तुम कमाने का प्रयास करोगे और राज्य स्थापित हो नहीं पाएगा। तो ये कहते थे कि अब भाई साम्यवाद आ गया। साम्यवाद में बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं और होटल्स बने हैं सरकार के,
या बंगले बना दिए सरकार ने, उन बंगलों में एक बंगला आपको, एक बंगला आपको, एक रूम आपको, एक रूम आपको, सबको वितरित कर दिया एक एक रूम। ऐसे ही औरतों का वितरित कर दिया। अब भाई औरतें और मनुष्य पुरुष को एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो कोई पुरुष जिस स्त्री को पसंद करे, अगर वो स्त्री उसके साथ संतान उत्पन्न करना चाहती है तो कर ले, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, बस विवाह नहीं करना है। तो एक पुरुष 10 स्त्रियों से भी समय अलग अलग समय पर संतान उत्पन्न कर सकती है और एक स्त्री भी 10 पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है। अब वो संतान उत्पन्न हुई तो जैसे ही संतान उत्पन्न होगी वैसे ही सरकार की पूरी व्यवस्था है संतानों को पालने की, वैसे ही सरकार उस संतान को आपसे ले लेगी। मतलब खुद माता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगी कि मेरा पुत्र कौन है और क्या है, और ना ही पिता पहचान पाएगा कि मेरा पुत्र कौन है और क्या है। क्योंकि अगर वो एक दूसरे को जानेंगे तो उनके अंदर भावनाएं जागेगी अपने पुत्र अपनी पुत्री के लिए, तो उनको कौन पालेगी? सरकार पालेगी। अब वो बड़े हो गए तो वो भी किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना के जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि विवाह कर लेंगे तो संपत्ति जोड़ेंगे, और संपत्ति जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि राज्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मां साहब एक बात बताओ, इतनी बड़ी जनसंख्या सरकार पालेगी, खाना भी सरकार देगी, बीड़ी गुटखा भी सरकार देगी, चाय भी सरकार देगी, हॉस्पिटल भी सरकार के, दुकान के सामान भी सब सरकार का, सब फ्री मिल रहा है लोगों को, जितनी मात्रा में चाहिए ले जाओ। अब तुम क्या करोगे मात्रा में ले जाके? संपत्ति तुम जोड़ नहीं सकते, संपत्ति इकट्ठा कर नहीं सकते, बच्चे तुम्हारे पास है नहीं, बीवी तुम्हारे पास है नहीं, करोगे क्या भाई? तो उतना ही खाएंगे, पड़े रहेंगे। तो फिर आदमी ये पूछेगा से सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? अभी तो टैक्स जाता है लोगों से, अब लोग टैक्स का देंगे, सरकार ही पाल रही है, तो ये सरकार के सारे काम करेंगे। ये क्या करेंगे? सरकार की रक्षा और सरकार के काम। इसमें से बहुत से लोग सैनिक होंगे, बहुत से लोग व्यवसायी करेंगे, बहुत से लोग किसानी करेंगे, बहुत से लोग सरकार की जो फैक्ट्री है उनमें काम करेंगे, उसके बदले इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो सरकार आयात और निर्यात के माध्यम से अपना धन कमाएगी और ये फ्री काम करेंगे, इनको कोई पेमेंट नहीं। क्या करोगे पेमेंट का? खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, बीड़ी गुटखा मिल रहा है, तंबाकू मिल रही है, शराब मिल रही है, लड़की मिल रही है, औरत मिल रही है, बच्चे जरूरत नहीं है, मकान मिला हुआ है। मतलब करना क्या है पैसे का भाई साहब आपको? ये है इनका साम्यवाद। इसलिए इस साम्यवाद को श्रेष्ठ नहीं माना गया। बस अब आते हैं इन पर। इनका भी ये जो साम्यवाद है ना, परिवार नहीं होगा और विवाह नहीं होगा, भाई ये भी इनका श्रेष्ठ नहीं माना गया। मार्क्स का ये भी यही कहते हैं कि विवाह मतलब शोषण है, विवाह मतलब शोषण है, तो ये भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। और ये कहते हैं परिवार बनाओगे तो कमजोर हो जाओगे, क्योंकि विवाह ही नहीं है तो परिवार कहां से हो जाएगा। तो इनका भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। मार्क्सवाद का भी साम्यवाद, ये इनकी आदर्श स्थिति है। तो अब हमें प्लेटो पर ध्यान देना है कि प्लेटो के केंद्र में क्या है। तो प्लेटो के केंद्र में है आदर्श राज्य, और जो राज्य के लिए उपयोगी है, राज्य के लिए उपयोगी है वही श्रेष्ठ है। बात खत्म। इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं इनके विषय में। चाहे काव्य हो, चाहे कलाकार हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे बंदूक हो, चाहे गोले हो, अगर वो राज्य के लिए उपयोगी है तो वही श्रेष्ठ है इनकी दृष्टि में, और जो राज्य के लिए उपयोगी नहीं है वो श्रेष्ठ है ही नहीं। मुझे लगता है कि अब आप समझ में आ गए। ये कहते हैं कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसार भी करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता स्वयं ईश्वर है। इन्होंने त्रासदी का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? त्रासदी का, ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी को मुख्य रूप से हम अरस्तू के यहां समझेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा देख लो त्रासदी क्या होती है। इंग्लिश में इसको ट्रेजेडी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रेजेडी कहते हैं, इसको त्रासदी कहा जाता है। किसी भी काव्य का जब दुखांत हो, अंत कैसा हो? दुखांत, तो उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी। ये सामान्य शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेजेडी क्या है। किसी भी काव्य का दुखद अंत ट्रेजेडी कहलाता है। जैसे आपने मूवी देखी कोई, और मूवी में लास्ट में हीरो मर गया,
लास्ट में क्या हुआ, हीरो गुंडा से लड़ते लड़ते मर गया। तो ये हुई ट्रेजेडी, ये क्या हुई, ट्रेजेडी हुई। आपने पूरी फिल्म देखी, बेचारा हीरो क्या है, हीरोइन के पीछे गुंडा से लड़ रहा था, गुंडे को भी उसी हीरोइन से प्रेम हुआ, ऐसा अक्सर होता है। और लास्ट में क्या हुआ कि हीरो मर गया और हीरोइन को गुंडा, वो विलन जो है वो ले गया और उसने शादी कर ली। तो आपको क्या लगेगा, ओह मुंह लटकाया आओगे, बड़ी बेकार मूवी थी। दुख के साथ अंत होती है, इसको बोलते हैं दुखांत ट्रेजेडी। अब इस ट्रेजेडी को प्लेटो बुरा मानते थे। तो सीधी सी बात है कि जो आदमी ने काव्य का ही विरोध किया हो तो उसमें ट्रेजेडी हो, सुखांत हो, दुखांत हो, क्या फर्क पड़ता है, ट्रेजेडी का विरोध तो वो वैसे ही करेगा। अब ट्रेजेडी करती क्या है, तो ट्रेजेडी भावनाओं को आंदोलित करती है, भावनाओं को क्योंकि आप ट्रेजेडी देखोगे तो कभी आपकी आंखों से आंसू आएंगे, कभी आपकी आंखों से कुछ आएगा, तो भाई भावनाओं को आंदोलित करेगी। और ये कहते हैं कि भावनात्मक रूप से काव्य क्या है, कमजोर बना देता है, इसलिए भावनाओं को कंट्रोल रखने के लिए काव्य को त्यागना पड़ेगा। तो त्याग ये ट्रेजेडी का इसलिए विरोध करते हैं। प्लेटो, अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का निषेध कर देना चाहिए, चाहे वह साहित्य सत्य ही क्यों ना हो। तो मैंने ये आपको समझाया कि अगर कोई साहित्य चारित्रिक उत्थान नहीं कर पा रहा है और बुरा प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो सत्य की ही अभिव्यक्ति क्यों ना हो, वो कैसा होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। साहित्य वस्तु जगत का अनुकरण है, इसलिए सत्य से त्रिधा दूर है। ये मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं, अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। अब आपके लिए बचा है कि आपसे पूछा जाए कि प्लेटो ने कितने प्रकार के काव्य माने हैं, प्लेटो ने काव्य के कितने रूप माने हैं। तो प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माने हैं। तो प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माने हैं, काव्य के 3 भेद। तीन भेद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होते, 3। एक होता है अनुकरणात्मक, एक होता है वर्णनात्मक, एक होता है मिश्रित। तो एक होता है अनुकरणात्मक, दूसरा होता है वर्णनात्मक और तीसरा होता है मिश्रित या मिश्र। इसमें आता है महाकाव्य। तो आपको ये पूरा याद रखना है, आपको आएगा कि प्लेटो ने के अनुसार कौन सा काव्य नहीं है, उसमें महाकाव्य आ जाएगा। वर्णनात्मक में प्रगीत आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, प्रगीत। और इसमें प्रहसन और त्रासदी या ट्रेजेडी। तो इतने काव्य मानते थे 3 प्रकार के, है ना, 3 प्रकार के। इसमें प्रगीत आता है, प्रगीत को वो अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो डिथी रैम्ब कहते हैं। तो मैं भी लिख देता हूं, कभी आपसे अगर ऐसी नेम को पूछ लिया ऐसा। तो वर्णनात्मक, अनुकरणात्मक और मिश्र 3 मानते हैं। इसके अंदर 2 हैं, प्रहसन। प्रहसन मतलब व्यंग होता है, प्रहसन मतलब क्या होता है, व्यंग होता है। तो व्यंग को प्रहसन कहते हैं। और त्रासदी, त्रासदी क्या है, जिसका दुखांत हो जाए किसी नाटक का तो उसको त्रासदी कहा जाता है। और वर्णनात्मक प्रगीत है और मिश्रित महाकाव्य है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि त्रासदी वर्णनात्मक है या अनुकरणात्मक, अभिनय के द्वारा प्रदर्शित होगी या वर्णन के द्वारा, तो आप कहोगे सर वर्णन के द्वारा नहीं, काय के द्वारा प्रदर्शित होगी, ये एक्टिंग के द्वारा, अनुकरण के द्वारा प्रदर्शित होगी। ये हम चीजें अरस्तु में समझेंगे। तो काव्य का जो मुख्य रूप निकल के आता है वो आता है अरस्तु के समय, प्लेटो के समय नहीं आता। प्लेटो उपयोगितावादी हैं, इनको काव्य से केवल कोई मतलब नहीं है। काव्य से केवल इतना मतलब है कि काव्य अगर चारित्रिक उत्थान कर रही है, राष्ट्र प्रेम को जगा रही है तो स्वीकार है, बाकी हर हालत में क्या है, निगेटिव मानते हैं काव्य को। त्रासदी का और अनुकरण का जो सही सिद्धांत आया है वो आया है अरस्तु के समय से। और अब हम उन चीजों को समझेंगे। यहां तक कोई परेशानी है क्या, यहां तक आपको अरस्तु प्लेटो कंठस्थ हो गए क्या, प्लेटो का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा,
नहीं सर, सब क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे दूसरे दार्शनिक, दूसरे काव्य शास्त्री जो हैं वो हैं हमारे अरस्तु भैया। अरस्तु भैया, एरिस्टोटल कहते हैं इनको। ये किसके शिष्य हैं? तो ये प्लेटो के शिष्य हैं। तो पहले हैं हमारे सुकरात। सुकरात के जो शिष्य हैं वो है प्लेटो, और प्लेटो के जो शिष्य हैं वो हैं अरस्तु। वो कौन है? अरस्तु हैं। तो अरस्तु के बारे में प्लेटो ने कहा था कि मेरा जो विद्यापीठ है, प्लेटो ने विद्यापीठ की स्थापना की थी, मैं आपको बताना भूल गया। इन्होंने एथेंस में आके, अपना जो नगर था इनका, एथेंस में आके क्या किया था? एक विद्यापीठ की स्थापना की थी, और उस विद्यापीठ में इन्होंने आजीवन शिक्षा का एक पाठ्यक्रम बनाया था, जिसमें आजीवन शिक्षित करेंगे ये व्यक्ति को, आजीवन 50 साल तक शिक्षित करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, और ज्ञान किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर आवश्यक है। तो उसमें अरस्तु पढ़ते थे, और इन्होंने अरस्तु के बारे में कहा था कि मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक मस्तिष्क, एक शरीर। सारे शिष्य जो हैं वो मस्तिष्क, वो शरीर हैं, और अरस्तु एकमात्र जो है वो क्या है? मस्तिष्क हैं। तो अरस्तु को वो अपना मस्तिष्क मानते थे। अरस्तु भले ही प्लेटो के शिष्य हैं, लेकिन इन्होंने अपने गुरु की बातों का अंधानुकरण नहीं किया है। इन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत दिया है, और मौलिक सिद्धांत पर इन्होंने अपने गुरु की कही गई बातों को वापस से दोहराया है, और बताया है कि क्या क्या चीजें भाई गुरुदेव ने गलत बताई हैं, क्या क्या चीजें गलत बताई हैं। अब हम समझते हैं। यहां पर आ जाइए। वो तो मैं इसलिए लाया हूं ताकि आप बस देख लें, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है अगर आप समझ नहीं रहे हैं काव्य शास्त्र को। तो काव्य शास्त्र लिखा होने से ज्यादा समझना आवश्यक है। अरस्तु, अरस्तु के हम कुछ सिद्धांत देखते हैं। एक है अनुकरण का सिद्धांत, फिर है त्रासदी का सिद्धांत, ये सब जुड़े हुए हैं, और फिर है ब्रेचन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं, नाम याद रखना है आपको। तीनों सिद्धांत का नाम याद रखने हैं। सबसे पहले अनुकरण पर बात, अरे यार, अनुकरण पर बात करते हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति, ये प्रकृति है पूरी। अब इस प्रकृति में एक आदमी है, कवि। इसमें क्या है? एक कवि है। ये है भैया कवि, है ना? ये व्यक्ति क्या है? कवि है। अब प्लेटो ने तो क्या कह दिया कि इस प्रकृति की नकल क्या है? इस प्रकृति की नकल क्या है? तो काव्य है। इनने कह दिया ये है काव्य। ये किसका अनुकरण है? प्रकृति का। अरस्तु कहते हैं हाँ बिल्कुल अनुकरण प्रकृति का ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नकल नहीं है। प्लेटो ने क्या कहा था कि हूबहू नकल है, जैसे का तैसा। ये कहते हैं भाई साहब नकल नहीं है, झूठ बात मत बोलो, नकल नहीं है, पूरी नकल तो नहीं है। तो इन्होंने कहा क्या क्या नकल नहीं है भाई पूरी? बोले बताते हैं, बताते हैं।
प्रकृति में ये जंगल है, इसको ऐसे समझने का प्रयास करना। क्या है प्रकृति में? ये घना जंगल है और इसमें ये शेर है। ये क्या है? शेर है ना। ये शेर जैसा लगेगा नहीं, अगर मैं बनाऊंगा तो भी आपको ये समझना है कि ये शेर है। ये क्या है भैया? ये शेर है ना। ये शेर है और ये बेचारा कौन है? अपना गोलू। ये कौन है? गोलू, है ना। तो ये प्रकृति है और प्रकृति में जंगल है, जंगल में शेर है, शेर के पास खड़ा है गोलू। तो अब मुझे बताओ, क्या ये आपको अच्छा लगेगा? भय नहीं देगा ये? क्या आपको ये भय नहीं देगा? डर नहीं लगेगा गोलू को? भाई गोलू को डर लगेगा कि नहीं, पहले तो ये बता दो। आप कहोगे बिल्कुल लगेगा सर, गोलू को डर तो बिल्कुल लगेगा। गोलू के सामने 2 शेर खड़े हैं और 2 शेर ने आज ही उपवास तोड़ा है, रमजान उनका आज ही खत्म हुआ है और वो कह रहे हैं आज तो डिनर चाहिए और डिनर में गोलू चाहिए और घना जंगल है, अंधेरा छाया हुआ है। तो क्या है? ये डर देता है। ये क्या देता है? डर। तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसका ही अनुकरण मतलब सेम नकल अगर काव्य होती तो काव्य में ये भी चीज जो होती जिसका हमने नकल की है तो ये भी डर देती। लेकिन काव्य में ये चीज डर नहीं देती है, रोमांच देती है। क्या देती है? रोमांच देती है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो कवि है ना, ये वाला व्यक्ति, ये जिसको तुमने क्या कह दिया था? ये अरस्तु कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, याद रखना अरस्तु कहेंगे। अरस्तु कह रहे हैं प्लेटो से कि गुरुदेव आपने इस व्यक्ति को नशड़ी बता दिया था, उन्मादी बता दिया था, पागल बता दिया था। काव्य देवी की मदद से ईश्वर क्या करता है? काव्य देवी की मदद से काव्य की रचना करता है और प्रकृति का जैसे का तैसा अनुकरण करता है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कवि है वो नशेड़ी जरूर हो सकता है, उन्मादी नहीं हो सकता। तो इस कवि में, क्योंकि कवि क्या है? मनुष्य है। चूंकि कवि मनुष्य है इसलिए मनुष्य में स्वाभाविक कल्पना होती है। क्या होती है? कल्पना, संवेदनाएं होती हैं। मनुष्य में संवेदना मतलब भावनाएं होती हैं और कल्पनाएं होती हैं। ये मनुष्य में प्रकृति से ही आती हैं। जब वो जन्म लेता है तो रोता है, गाता है, हंसता है, क्रोध आता है उसको। भाई ये क्या है? उसकी संवेदनाएं ही हैं। किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर उसके प्रति प्रेम जाग जाना, करुणा जाग जाना, क्रोध जाग जाना, ये संवेदनाएं हैं। और कल्पना, अरे जब व्यक्ति खटिया पे लेटा लेटा ऊपर देखते देखते अपने आप को अंबानी बना लेता है तो क्या उसके पास कल्पना नहीं है? बिल्कुल है। सोचने की शक्ति, कल्पना, और कल्पना के माध्यम से जब कवि के पास इतनी चीजें हैं तो प्रकृति का हूबहू अनुकरण क्यों करेगा? फिर वो क्या करेगा कि प्रकृति में जो गलत चीजें हैं उनको अपनी कल्पना से बनाएगा और बनाकर फिर क्या करेगा? वो काव्य की रचना। इसलिए काव्य हूबहू अनुकरण नहीं है, ये नकल नहीं है। मेन सिद्धांत यही आता है, नकल नहीं है। याद रखना कि अरस्तु का जितना भी सिद्धांत है वो प्लेटो के सिद्धांत के खंडन करने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है, नकल नहीं है। तो इनसे पूछा नकल नहीं है तो भैया क्या है फिर बता दो। तो इनने कहा कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, पुनः प्रस्तुतिकरण है। और ये पुनः प्रस्तुतिकरण कैसा होता है? भावनात्मक, रचनात्मक। तो कभी भावनात्मक, रचनात्मक, संवेदनात्मक स्तर पर अपनी कल्पना के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण करता है और वो प्रकृति का अनुकरण हूबहू नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। क्या है भैया? पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो ये नकल नहीं मानते हैं। ये क्या मानते हैं? नकल से बदल दिया। उदाहरण क्या दिया था? यही वाला उदाहरण दिया था जो मैंने दिया। जो वहां गोलू है बस वहां गोलू नहीं था, क्योंकि उस समय यूनान में गोलू नाम नहीं रखे जाते थे, है ना। एरिस्टोटल ऐसे नाम होते थे। अब अपन ने यहां गोलू ले लिया अपने भारत के अनुसार। और अरस्तु कहते हैं कि अगर हूबहू नकल होती तो प्रकृति में जो चीजें डर पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, काव्य में वही चीजें आनंद पैदा कैसे करती? काव्य में वही चीज रोमांच पैदा कैसे करती? अगर हूबहू नकल होती तो, हूबहू नकल होती तो वो वापस से हमको रोमांच और आनंद पैदा कैसे करती जो यहां पर डर पैदा कर रही है। बात तो सही है, बात तो सही कह रहे हैं भाई साहब। ये है इनका अनुकरण। अब ये अनुकरण के लिए क्या मानते हैं? और तो ये अनुकरण के लिए मानते हैं कि मनुष्य की नैसर्गिक प्रतिभा होती है अनुकरण करना, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है।
तो मानव की सहज प्रवृत्ति क्या है? मानव की सहज प्रवृत्ति है अनुकरण करना, जन्मजात प्रवृत्ति है उसकी ये अनुकरण करना। तब उसकी जन्मजात प्रवृत्ति अनुकरण करना है। अनुकरण का मतलब है किसी चीज के आधार पर किसी चीज को बना देना। तो मनुष्य की ये सहज प्रवृत्ति है। अगर मनुष्य के अंदर ये सहज प्रवृत्ति नहीं होती तो ना तो मोची जूता बना पाता, ना बड़ी लकड़ी का कुछ बना पाता, ना कुम्हार मिट्टी का कुछ बना पाता। वो वस्तु और प्रकृति को देखकर ही तो कोई चीज बनाता है। उसने प्रकृति में कोई चीज देखी, उसको बना दिया। अब लेकिन वो जो बनाता है उसमें अपनी कल्पना भी तो लगाता है कि भाई इसको ऐसे डिजाइन से और बना दो तो कितना अच्छा लगेगा। प्रकृति में डिजाइन थोड़ी होता है। मटका बनाने, घड़ा बनाने के लिए डिजाइन थोड़ी प्रकृति बताती है, वो तो आदमी की कल्पना में ही होता है, सीधी सी बात है। तो कल्पना भी तो मिलाता है ना वो। तो कलाकार अपनी कल्पना के माध्यम से हूबहू नकल नहीं करता, उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति क्या होती है? तो अनुकरण करना होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं सुकरात भैया। और ये क्या कह रहे हैं? सामंजस्य और लय की नैसर्गिक प्रतिभा होती है मनुष्य में। काय की होती है? सामंजस्य की व लय की नैसर्गिक प्रतिभा। नैसर्गिक मतलब भी जन्मजात होती है। तो प्रतिभा मतलब होता है, प्रतिभा मतलब होती है किसी चीज को करने में माहिर, उसको प्रतिभा कह देते हैं। तो सामंजस्य और लय की नैसर्गिक प्रतिभा, चीजों में सामंजस्य बिठाना, ये व्यक्ति में नैसर्गिक प्रतिभा होती है और सहज अनुकरण की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। तो अनुकरण तो वो भाई सब करेगा, अनुकरण तो करेगा, बिना अनुकरण के चीजें चलेंगी नहीं। लेकिन अनुकरण नकल नहीं है, हूबहू नकल नहीं है। क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण है। और हूबहू नकल किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ये तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है और वही तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के रूप से ही वहां पूछा जाएगा। तो फिर इनने क्या कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति है। कला प्रकृति की अनुकृति है, इसका अनुकरण पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो इनने क्या कहा? इस पूरे सारांश को लेकर इनने कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति है, लेकिन हूबहू नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये इनका स्टेटमेंट आ गया। अब अनुकरण के कितने प्रकार और कितनी अवस्थाएं हैं तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया भैया? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? बहुत इंपोर्टेंट यूनिट है, इतना याद रखना कि 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, इसमें से एक शब्द मत पढ़ना नोट्स में से, ध्यान से समझ लिया तो आपके अगर 18 क्वेश्चन आते हैं तो 15 सही हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा फैक्चुअल आ जाए, रचना मचना पूछ ले तो बात अलग है, अगर कॉन्सेप्ट से आता है तो सही हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि अनुकरण 3 प्रकार का होता है। अनुकरण कितने प्रकार का होता है? अनुकरण 3 प्रकार का होता है। अब अनुकरण 3 प्रकार का, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इनने कहा कि अनुकरण 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार के आपको नाम याद रखने हैं: प्रतीयमान, सामभाव और आदर्शात्मक। प्रतीयमान,
संभाव्य और आदर्शात्मक। तो तीन प्रकार का अनुकरण होता है, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्शात्मक। अब ये होते क्या हैं? तो इन्होंने कहा प्रतीयमान का मतलब है वस्तु जैसी है या जैसी दिखाई दे रही है, वस्तु जैसी है या जैसी दिखाई दे रही है, वस्तु जैसी है या जैसी दिखाई दे रही है। तो पहला अनुकरण तो कैसा है? जैसी दिखाई दे रही है। तो इन्होंने कहा कि पहला अनुकरण है प्रतीयमान अनुकरण। कैसा अनुकरण है पहला? प्रतीयमान अनुकरण। वो क्या है? हूबहू नकल है। जैसी प्रकृति में वस्तु दिखाई दे रही है वैसा ही अनुकरण उसका कर देना, ये कहलाता है प्रतीयमान अनुकरण, है ना। इनका दूसरा संभाव। जैसी वस्तु हो सकती थी, जैसी वस्तु को होना चाहिए, जैसा वस्तु को होना चाहिए। अब देखो यहां कल्पना आ गई। क्या आ गई भैया? कल्पना। अब आपने किसी वस्तु को देखा, आपने है एक गोलू को देखा, गोलू को, है ना, एक गोलू है, एक गोलू है। भैया अपने किसी का गोलू नाम तो नहीं है? नहीं तो कहेंगे सर रोज मुझे परेशान करते हैं, है ना। किसी का हो तो बता देना, नहीं तो कोई परेशान करे आपको। एक गोलू है, गोलू की धौंध निकली हुई है, पेट निकला हुआ है, बहुत खत्म मोटा हो गया, पेट निकला हुआ है। अब आपने गोलू को देखा, गोलू का पेट निकला हुआ है। अब गोलू को आपने देखा तो जैसी वस्तु दिखाई दे रही है या जैसी वस्तु है, एक तो वो आपने कहा नहीं यार अगर इसको हम साहित्य में या हम इसकी पेंटिंग बनाएंगे तो ये धौंधा व्यक्ति कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो फिर आपने क्या कहा? जैसी वस्तु को होना चाहिए। तो अब आपने कल्पना लगाई कि इस गोलू को कैसा होना चाहिए था, तो ये आपकी कल्पना है। अब आपने यहां पर अनुकरण को कल्पनात्मक रूप से लेके आए। तो संभाव क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि इस वस्तु को असल में होना कैसा चाहिए था। तीसरा आदर्शात्मक सबसे उच्च अवस्था है और वो कहता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, जैसी वस्तु हो सकती है, पहले सही लिखा था मैंने, जैसी वस्तु हो सकती है, जैसी वस्तु हो सकती है, इसमें भी कल्पना लगी है। और तीसरी आदर्शात्मक होती है जैसी वस्तु होनी चाहिए, जैसी वस्तु होनी चाहिए। तो भाई कैसी हो सकती है वस्तु? ये आपने सोचा कि ये वस्तु कैसी और हो सकती थी, आपने 3-4 डिजाइन बता दिए। जैसे आप गए साड़ी लेने के लिए, आप कहां गए? साड़ी लेने के लिए। ये है गोली अपनी, है ना, कौन है? गोली है, और गोली की शादी है, गोली की शादी है और गोली दुकान पर पहुंची और ये साड़ी खरीद रही हैं। अब इन्हें 8-10 साड़ी बताएंगे, 1 साड़ी, 2 साड़ी, 3 साड़ी, 4 साड़ी, 5 साड़ी, 6 साड़ी और 7 साड़ी, इतनी साड़ी दिखाई गई। अब आप जैसी वस्तु दिखाई दे रही है, जैसी वस्तु है वैसी उनने बता दी, साड़ी दिखा दी। अब लेकिन आपने एक साड़ी देखी, इसमें जो डिजाइन है ये क्या है? डिजाइन, ये डिजाइन है। इसमें जो डिजाइन है आप इस डिजाइन को इस रंग के कपड़े पर चाहते हैं, आप कहते हैं कि इस पर होए, ऐसा बताओ। तो आपने क्या लगाया इसमें? जैसी वस्तु हो सकती है, ऐसी वस्तु हो सकती थी ये। तो आपने उसको बताया कि ये डिजाइन अगर इस साड़ी पर होता, अगर इस साड़ी पर होता तो मजा ही आ जाता, इस साड़ी को मैं ले लेती क्योंकि ये डिजाइन यहां होना चाहिए था। तो जैसी वस्तु हो सकती थी, दूसरा है संभाव। और तीसरा सबसे उच्च माना जाता है, सबसे उच्च माना जाता है, और ये अनुकरण की आदर्श स्थिति है, अनुकरण की उच्च स्थिति है, जहां कल्पना लग जाती है, टोटल कल्पना काम करती है। और वो कैसी है? जैसी वस्तु को होना चाहिए था, परफेक्ट रूप में, परफेक्ट रूप में जैसा वस्तु को होना चाहिए था उसको बोलते हैं आदर्शात्मक अनुकरण। तो 3 अनुकरण के प्रकार हैं, प्रतीयमान, संभाव और आदर्शात्मक।
अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब वो पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है। पहला आएगा अरस्तु 3 प्रकार के अनुकरण मानते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मानते हैं। दूसरा, अनुकरण प्रतीयमान, संभाव और आदर्शात्मक होता है। फिर चौथा आएगा अनुकरण प्रतीयमान, संभाव और यथार्थात्मक होता है। तो यथार्थात्मक तो प्रतीयमान हो गया, बस यही गलत हो गया, क्योंकि प्रतीयमान यथार्थी तो है, जैसी वस्तु है वैसी बता देना, यही तो यथार्थ होता है, इसी को तो प्रतीयमान कहते हैं। बस यही गलत हो गया। तो कौन सा असत्य है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये दिमाग में रखना है। चलिए, 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो इन्हें 3 ही 3 चीजें बताई हैं। 3 अवस्थाएं और 3 प्रकार। 3 अवस्थाएं, 3 प्रकार। सबसे अच्छा कौन है? आदर्शात्मक, वेरी इंपोर्टेंट। जैसी वस्तु होनी चाहिए थी सोच लिया आपने, कल्पना लगा दी, और ये आपका सबसे अच्छा अनुकरण है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं, इथोज, पैथोज और ऑक्सी। 3 अवस्थाएं हैं। तो अनुकरण की 3 अवस्थाओं के नाम जान लो केवल। अनुकरण की 3 अवस्थाएं, पहली इथोज, पैथोज और नंबर 3 ऑक्सी। बस इससे ज्यादा इसको नहीं जानना है, क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है, हमसे बहुत दूर है इसीलिए। तो अनुकरण की 3 अवस्थाएं हैं और 3 प्रकार हैं, है ना। तो काव्य सृजन के भी 3 प्रकार इसी को माना जाता है। नोट्स में लिखा है, आप पढ़ लेंगे, मैं भेजूंगा आपको। ये वाला नोट्स नहीं, अभी जो नोट्स आपके पास आ रहा है, जो मैं भेजने वाला हूं 2-3 दिन में, वो। तो अनुकरण समझ में आया इनका, अनुकरण समझ में आया। अब अनुकरण के बाद हमको पढ़ना है त्रासदी, क्योंकि अनुकरण मतलब है काव्य बना लेना। अब हमने काव्य बना लिया, अब हमने क्या बना लिया? काव्य। अब काव्य में अलग अलग प्रकार के काव्य बनाए होंगे, जैसे कि 3 प्रकार माने थे किसने? प्लेटो ने। तो 3 ही प्रकार काव्य के इनने माने हैं, जिसमें त्रासदी और प्रहसन आएगा, दूसरा आएगा वर्णात्मक जिसमें प्रगीत आएगा, और तीसरा आएगा मिश्रित जिसमें महाकाव्य आएगा। तो अब अनुकरण कर लिया हमने, काव्य बना लिया। अब काव्य में कुछ त्रासदी है, कुछ मिश्रित है और कुछ प्रगीत हैं। तो अब हमको पढ़ना है दूसरा सिद्धांत, जिसको कहते हैं त्रासदी का सिद्धांत। जिसको क्या कहते हैं? त्रासदी का सिद्धांत। यहां तक मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। त्रासदी, त्रासदी। आज केवल हम त्रासदी को समझ रहे हैं, कल बाकी मैं आपको और समझा दूंगा। तो आज हमें केवल त्रासदी को समझना है। त्रासदी को क्या करना है? समझना है। चलते हैं त्रासदी के ऊपर। गोलू, ये हीरो है हमारी मूवी का। कौन है भाई? हीरो है गोलू। एक गोली है, ये क्या है भाई? नायिका है, हीरोइन है। ये गोली है और मूवी की नायिका है, मूवी की नायिका है। ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम मूवी पर चर्चा कर रहे हैं, अरस्तु को छोड़ दो, मूवी देखते हैं। अब ये जो हीरो की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये हीरो सामान्य रूप से नैतिक है। कैसा है? नैतिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। नैतिक का मतलब है दुराचारी ना हो। कैसा ना हो? दुराचारी ना हो। दुराचारी ना हो, है ना, दुराचारी ना हो और अत्याचारी ना हो, अनैतिक ना हो, अनैतिक ना हो। क्योंकि ये सब कंडीशन किस में होती हैं? विलन में होती हैं। तभी तो आप उससे नफरत करते हो। हीरो से प्रेम क्या है करते हो मूवी में? हीरो कुछ भी करे आपको लगेगा नहीं उसने सही किया था। हीरो इंस्पेक्टर पुलिस वालों को मारे, सही किया था। गुंडा मारे, बेकार किया था। गुंडा में ये वाली चीजें होती हैं, इसलिए गुंडा आपको पसंद नहीं आता। हीरो में ये वाली चीज होती है नैतिक होना। वो जो करता है सही करता है, सही के लिए करता है, इसलिए आप उसको पसंद करते हैं। तो हीरो है, तो हीरो दुराचारी नहीं होगा, अनैतिक नहीं होगा, सामान्य रूप से नैतिक होगा। बहुत ज्यादा महान नहीं, सामान्य रूप से, जैसे हम लोग होते, सामान्य रूप से महान होगा। ये हीरोइन है हमारी गोली।
ये क्या है, हमारी गोली। ये है विलन। ये क्या है भाई साहब, हमारी मूवी का विलन है। कौन है, छोटू। तो हमारी मूवी का विलन कौन है, छोटू है। ठीक है। अब क्या है, इस विलन को ये हीरोइन पसंद आ गई। इस विलन को ये हीरोइन पसंद आ गई। विलन कैसा है, दुराचारी है, अत्याचारी है विलन, और अनैतिक है। ये सारी चीजें आप विलन पर थोप दीजिए। ये हमारी नायिका है गोली, और ये नायिका किसको पसंद आ गई, विलन को पसंद आ गई। और विलन के पास खूब पैसा है। विलन ने नायिका के पापा के पास, गोली के पापा के पास रिश्ता भेज दिया कि देखो हम तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उससे, तुम सही सही तरीके से मान गए तो ठीक ठाक है, नहीं तो हम फिर जैसे मनाते हैं वैसे ही मना लेंगे। पापा बोले कि बढ़िया लड़का है, बहुत पैसा है, गाड़ी घोड़ा, क्या चाहिए, यही चाहिए, ठीक है कर दो शादी। अब जैसी शादी की बात हुई, गोली को पता चला कि मेरी शादी वहां हो रही है। गोली ने तुरंत गोलू को फोन लगा दिया। गोलू से कहा कि तुम गोलू कहां हो। गोलू ने कहा कि भाई मैं तो बाहर हूं, तुम वहीं रहना, मेरी तब तक शादी हो जाएगी। गोली ने कहा, बोले कैसे हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो रही है। गोलू बोला चिंता नहीं करना है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। गोली बोली बहुत ज्यादा। तो बोले तुम चिंता मत करो, शादी के लिए हाँ कर दो, मैं संभाल लूंगा। शादी के लिए हाँ कर दो, मैं संभाल लूंगा। अब जो इसने कहा ना, शादी के लिए हाँ कर दो, मैं संभाल लूंगा, हाँ कर दो, मैं देख लूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसने कह दिया, हीरो ने कह दिया। ये गोलू का कथन है अपने का, है ना, गोलू का कथन है। और ये इसलिए कहा कि हीरो के पापा को, हीरोइन के पापा को विलन मार ना दे। और आपको भी लगता होगा कि ये सबसे बड़ी गलती कर दी हीरो ने, तो हीरो एक ऐसी ही गलती करेगा। हीरो एक क्या करेगा, नैतिक भूल। हीरो क्या करेगा, नैतिक भूल करेगा। ऐसी ही कोई नैतिक भूल करेगा। इस नैतिक भूल को यूनान में हेमरसिया कहा जाता है। हेमरसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमरसिया। हेमरसिया कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा हेमरसिया क्या है, तो नैतिक भूल है। कौन करता है नैतिक भूल, जो व्यक्ति नैतिक होता है, सीधी सी बात है। अब इसने कर ली भाई सब नैतिक भूल। इसने कहा तुम शादी के लिए हाँ कर दो। गोली बोली मैं शादी के लिए तैयार हूं, मैं शादी के लिए तैयार हूं। अब भारतीय फिल्म तो है नहीं कि ऐसे पलट गए जज्बात, बिल्कुल, है ना। हीरो आया और वो सब कुछ उलट पुलट के चला गया। साउथ की मूवी तो चल नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहां सुखांत मूवी होती है, हैप्पी एंडिंग, जयमाला कार्यक्रम भाई, और मूवी खत्म। हीरो हीरोइन ने जयमाला डाली और एक हैप्पी ऐसे करके फोटो निकलवाया और खत्म हो जाती। यहां नहीं होती। क्या करते हैं भाई, गोली ने कह दिया आई एम एग्री, शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। विलन ने पूरी व्यवस्था कर ली, विलन ने पूरी व्यवस्था कर ली। अब हीरो ने कहा था कि मैं देख लूंगा, हीरो आया, विलन के लोगों ने पकड़ के इसको मार दिया, मार दिया। गोली सोच रही है कि हीरो सब संभाल लेगा, पता चला यहां 7 फेरे पड़ गए और इसको मार दिया। तो यहां गोली रो रही, यहां ये आखिरी सांस गिर रहा है, और यहां पर हुई है मूवी का अंत। यहां पर क्या हुआ है, मूवी का अंत। तो अंत कहां हुआ है, अंत कहां, तो अंत हुआ है कि गोली रो रही है और गोलू अंतिम सांस गिर रहे हैं। और विलन भाई साहब, छोटू विलन हंस रहा है, जिससे वो शादी कर रहा था उससे शादी हो गई है, अब रोएगा ऐसे होत का है। तो ये है हमारा क्या। अब आप जब इसको देखोगे, जब आप इसको देखोगे, मैं तो ये कहानी सुनाई है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, करुणा नहीं जागेगी आपकी, करुणा नहीं जागेगी। तो त्रासदी किसको जगाती है, करुणा को जगाती है। करुणा और भय को, करुणा और भय को जगा देती है, और भय को जगाने के बाद ये इनका विरेचन कर देती है। क्या कर देती है, विरेचन।
तो विरेचन कहां होगा वो भी बताऊंगा। तो भाई त्रासदी में क्या क्या होना जरूरी है, ये जो चीजें मैंने बताई ये सभी होना जरूरी है, और यही कथन के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा। यही किस रूप में पूछ लिया जाएगा, कथन के रूप में पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई त्रासदी के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो त्रासदी के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो त्रासदी के लिए आवश्यक है नैतिक भूल, जिसे हिमर्सिया कहा जाता है। और हीरो कैसा होना चाहिए, तो नायक होना चाहिए नैतिक। कैसा होना चाहिए, नैतिक। विलन होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। इसमें एक विदूषक भी होता है, कॉमेडियन, इसमें एक कॉमेडियन भी होना चाहिए। जब नायक नैतिक भूल करता है तो यहीं से इसका पतन प्रारंभ हो जाता है, यहीं से इसका क्या हो जाता है, पतन। करता वो अच्छे के लिए है, लेकिन वो उसका पतन का कारण बन जाता है। जब वो हर चीज अच्छी करती है तो दर्शक जो है वो इससे लगाव कर लेते हैं, और जब इसका पतन होता है तो दर्शकों में करुणा और भय आ जाता है, त्रास आ जाता है, ओहो क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, हे भगवान, ये वाली भावना आ जाती है। इस वाली भावना को क्लाइमैक्स पे पहुंचकर त्रासदी क्या करती है, मनोभावों का शुद्धिकरण कर देती है। इसी को विरेचन कहते हैं। अब इसका क्लाइमैक्स क्या बनेगा, अब क्लाइमैक्स बनेगा जब इनकी शादी हो रही है और वहां पर हीरो क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो आदमी को अब लगेगा अब लड़का ये जीत जाएगा, हीरो जीत के लड़की को ले जाएगा। ये है क्लाइमैक्स, जहां पर बिल्कुल आदमी ऐसे देखने लगे अब क्या होगा। एक टर्न, जहां से स्टोरी टर्न लेती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं, कि ये क्लाइमैक्स है मूवी का, जहां से स्टोरी टर्न लेती है। तो यहां से स्टोरी टर्न लेगी तो इसके बाद से क्लाइमैक्स है। विरेचन क्या है, विरेचन है अब जहां अंत में पहुंच गए तो ये है आपका विरेचन, जहां आपके अंदर करुणा जाग जाए, जहां दर्शक के अंदर, दर्शकों के अंदर क्या जाग जाए, हीरो के प्रति करुणा, भय या त्रास जाग जाए। जाग जाए तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं विरेचन। यही क्या कहलाता है, विरेचन। और विरेचन चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जो मैंने लिख के दिया वो फैक्चुअल चीजें हैं। अब आप सोचोगे कि मां साहब यहां ये घटना चल रही है पूरी फिल्म में, तो भाई दर्शक के अंदर करुणा जागेगी तो उसके जो करुणा वाला भाव है उसका विरेचन कैसे होगा, उससे वो मुक्त कैसे होगा। अब इसको मुक्ति सुनो कैसे होगा। विरेचन का मतलब क्या है, भावों को जगा देना, भावों को जगा देना। तो इस मूवी ने इस इंसान के, जैसे मान के चलो मैं देख रहा हूं इसको, मैं देख रहा हूं और मैं देखकर क्या हुआ मुझे कि इसको मैंने देखा तो मेरे अंदर करुणा जाग गई ये स्टोरी से, है ना। अब मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। क्या पता कि इसमें से कोई ऐसा अंश हो जो आपके जीवन में घटित हुआ हो, आपने किसी से प्रेम किया हो, आपसे वो छिन गया हो, भले ही उसमें विलन उसका पापा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने भी प्रेम किया हो और वो छिन गई हो, तो आपके क्या आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, आप रोने लगोगे। और जहां आप रोने लगोगे मतलब करुणा जागी और आप रोने लगे, तो रोने के बाद आप कैसे हो जाओगे, माइंड फ्रेश, एकदम दिल का बोझ हल्का। और जब रो के दिल का बोझ हल्का होगा तो उसी को कहा जाता है विरेचन। इसी को क्या कहा जाता है, विरेचन कहा जाता है। जो मनोभाव आपके अंदर जागे थे वो आपके शरीर से निकल गए। आप कहते हैं ना कि मैं रो लूंगा तो सही हो जाऊंगा, लड़कियां ज्यादा कहती है अगर मैं रो लूंगी ना तो दिमाग से बोझ कम हो जाएगा, वो वही है, उसी को कहते हैं विरेचन। लेकिन रोने के लिए बहाना चाहिए। अब ऐसे तो आदमी रो नहीं सकता, तो ऐसे रोएगा क्लाइमैक्स पर। स्पष्ट हुआ, आ गया समझ में कि नहीं आया, आप जल्दी से बता दीजिए। त्रासदी क्या है, आपको मूलभूत चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई हो तो बता दीजिए कि हाँ सर आ गई, नहीं आई हो, कुछ कहीं कंफ्यूजन हो तो भी बता दीजिए। भारती जी कह रही हैं सर आ गया अच्छे से, मनीषा जी भी कह रही हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। कल अपन त्रासदी को आगे बढ़ेंगे, त्रासदी के तत्वों पर चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के तत्व होते हैं त्रासदी के। कथानक होता है, चरित्र योजना होती है, पद योजना होती है, विचार योजना होती है। सारी चीजों को अब हम कल फैक्चुअल चीजों पर चर्चा करेंगे। असल में यही है और यहीं से प्रश्न आपके बहुत सारे बन जाएंगे।
आप में कोई ऐसा विद्यार्थी है क्या जो अभी लाइव देख रहा है जो ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है? जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है, कोई ऐसा विद्यार्थी है क्या आप में से? अगर है तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको ग्रुप में जोड़ दूंगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही। ग्रुप में फायदा क्या है? तो आपकी समस्याएं सुन ली जाती हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है। तो आप में कोई ऐसा हो जो ग्रुप में नहीं हो, वो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जोड़ दूंगा। चलते हैं, मिलते हैं अब हम सुबह। जी सर, प्रकाश जी कह रहे हैं मैं नहीं हूं, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। वहां पर आप अपनी कोई भी समस्या डालेंगे, मैं उसको सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जैसे 2 समस्याएं मेरे पास आ गई कि सर सूरदास और रामचंद्र का के आंसर नहीं है, मैंने सुन ली, अब मैं आंसर आपको भेज दूंगा, उसके उसी ग्रुप पे आपको डाल दूंगा और ऐप पे भी डलेंगी चीजें, लेकिन ग्रुप पे हाल के हाल पहुंच जाती हैं आप लोगों के पास और ऐप पर 1 दिन का समय लगता है, प्रोसेस लगती है। चलते मिलेंगे अपन लोग कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। जय हिंद। सुबह मिलेंगे भाषा वाले टॉपिक में।